नमस्कार साथियों, सोडा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग एलडीसी भर्ती परीक्षा जो है उसकी चर्चा करने वाले हैं और मैं आपसे बात करने वाला हूं एलडीसी के फर्स्ट पेपर के जनरल साइंस के 50 क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग तैयार करें उसके ऊपर। अभी अभी जिन विद्यार्थियों ने जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम दिया उनके लिए काफ़ी शानदार अवसर है कि उनको इस जगह पर साइंस में काफ़ी प्रॉफिट मिलने वाला है। हालांकि साइंस में उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ें पढ़ी थी, कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो जूनियर अकाउंटेंट में सिलेबस में थे लेकिन एलडीसी के सिलेबस में वो टॉपिक्स नहीं है। वहीं कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो एलडीसी के सिलेबस में हैं लेकिन जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस में नहीं थे। कहने का मतलब हमें कुछ नए टॉपिक्स को तैयार करना पड़ेगा अगर हम एलडीसी में साइंस के 50 क्वेश्चन को सही करना चाहते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पेपर का 33% हिस्सा अकेले साइंस बैकग्राउंड जो है उसी को तैयार करेगा। ठीक है, अगर आप लोग विज्ञान के इन 50 प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन कोर्स के साथ जुड़कर जो है आप इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन इस कोर्स में आप लोगों को क्या क्या और किस तरीके से चीज़ें जो है वो मिलने वाली हैं, मैं उन सभी बिंदुओं पर आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग उसके सिलेबस के ऊपर जो है चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपने सिलेबस देखा तो आपने सबसे पहले केमिस्ट्री के सिलेबस को नोटिस किया होगा। तो केमिस्ट्री में मित्रों क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें देखिए आप। सबसे पहले केमिस्ट्री में आपने देखा होगा एक तो है आपका भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो भौतिक व रासायनिक परिवर्तन से मोस्टली आप लोगों को एक से दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन मान के चलो आराम से जो है आपको मिल सकता है। एलडीसी एग्जाम में आराम से एक क्वेश्चन फिजिकल एंड केमिकल चेंज से मिलता ही मिलता है। बहुत सारे परिवर्तन हम लोग पढ़ा करते हैं, जैसे ऊर्ध्वपातन है ना। पिछली बार एलडीसी में क्वेश्चन 2013 सेशन में ऊर्ध्वपातन के ऊपर भी क्वेश्चन बन रखा है। ऊर्ध्वपातन भी एक प्रकार का फिजिकल चेंज है। संगलन मेल्ट होना किसी चीज़ का वो भी एक प्रकार का फिजिकल चेंज है, ठीक है ना। वाष्पन भी एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि ये अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। ठीक ऐसे ही दहन, किण्वन, पाचन ये सब रासायनिक परिवर्तन है। जूनियर अकाउंटेंट में पिछली बार एक प्रश्न भी आ रखा था, मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है, तो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। इस तरीके से माने कि आपको एक क्वेश्चन यहाँ से आराम से देखने को मिलेगा। लेकिन जो दूसरा पार्ट है इसी के अंदर, ठीक है ना, केमिस्ट्री के पहले जो पहली यूनिट है उसी के अंदर जो दूसरा टॉपिक है इसके अंदर वो क्या है देखिए, वो है आपके लिए रासायनिक अभिक्रियाएं। मैं आपको बता दूं मित्रों, रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत प्रकार की होती हैं, ठीक है। हाँ, इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें कोर्स से जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए, वो भी आपको पता चल जाएगा। जो आपके रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कई प्रकार की हैं, जैसा कि आप पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो हमारे पास योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया जो है उसके बारे में भी कंप्लीटली जानकारी होनी चाहिए। ठीक वैसे ही वियोजन अभिक्रिया, बहुत शानदार इक्वेशन है। वियोजन अभिक्रिया जो है वहां से भी पेपरों में बहुत बार मैंने क्वेश्चन देखे हैं। ठीक वैसे ही आपके लिए एक अभिक्रिया और है जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। मैं आपको बता दूं मित्रों, विस्थापन अभिक्रिया ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन जाती है। अगर आप सही तरीके से इस पार्ट को तैयार करते हैं तो ये एक मुख्य भूमिका निभाता है आपके लिए। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहीं विस्थापन के साथ साथ इसी का एक पार्ट है जिसको अपने बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक ऐसे ही एक अभिक्रिया और है जिसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। लेकिन देखो, हमें पढ़नी तो ये सारी है लेकिन हमारे सिलेबस में जो रिएक्शन मेंशन की हुई है वो रिएक्शन कौन सी है तो मैं आपको बता दूं, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। अपचयन, ऑक्सीकरण को आप उपचयन भी कहते हैं, और एक अपचयन अभिक्रिया। और जब दोनों अभिक्रियाएं साथ हो जाए तो हम उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये पार्ट भी अपने को पढ़ना है और इसी के साथ हमें उत्प्रेरकों के बारे में भी बात करनी है, कैटलिस्ट के बारे में भी अपने को चर्चा करनी है। कितने प्रकार के उत्प्रेरक हैं, सारे उत्प्रेरकों के बारे में बात करनी पड़ेगी। धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, ठीक है ना, स्वतः उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक, उत्प्रेरकों को प्रभावित करने वाले कारक, उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरण यानी कि समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण, और मुख्य उत्प्रेरकों के बारे में हमें विस्तार से अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि जहां आप फिजिकल और केमिकल चेंज से क्वेश्चन देखते हैं वहीं निश्चित रूप से ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं से भी आपको मिनिमम एक क्वेश्चन जो है आराम से जो है देखने को मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन से भी आपको एक क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलेगा।
तो मैं आपको यही चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर ये टॉपिक्स आप अच्छे तरह से कवर करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। उत्प्रेरकों से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ठीक ऐसे ही विस्थापन, द्विविस्थापन आदि अभिक्रियाओं से भी आपको एक क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिलेगा। कहने का मतलब 4 क्वेश्चन तो इस जगह से फिक्स हैं और एक क्वेश्चन मिक्स रिएक्शन से भी कोई पूछा जा सकता है। ठीक है ना? माने किसी भी दूसरी जगह से भी प्रश्न आ सकता है। हालाँकि योगात्मक अभिक्रियाएँ बहुत फेमस रिएक्शंस हुआ करती हैं। ठीक है ना? और योगात्मक अभिक्रियाओं में भी अगर हम मूल रूप से देखें तो हैबर विधि आपको पता होनी चाहिए, संपर्क विधि आपको पता होनी चाहिए और हाइड्रोजनीकरण विधि भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये वो विधियां हैं जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली अभिक्रियाएं होती है और बहुत प्रसिद्ध भी हैं। तो हमें इस जगह से इन टॉपिक्स को अच्छे तरह से कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पार्ट भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बनने वाला है। 4 क्वेश्चन मैंने आपको जगह बताई, लेकिन संभावनाएं जो हैं 4 से 5 की रहती है। 5वां क्वेश्चन भी आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। ठीक है, वहीं अगर अपने दूसरे टॉपिक की चर्चा करें दोस्तों, तो दूसरा टॉपिक अपने लिए बनता है मेटल नॉन मेटल का, धातु, अधातु और उपधातु और इनसे बनने वाले प्रमुख यौगिक। अब देखो, जब इस टॉपिक को आप पढ़ते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें सबसे पहले प्रेफरेंस में लेकर इस टॉपिक को रन करना है। जब आप मेटल नॉन मेटल टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपको किस तरीके से इस टॉपिक को कवर करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी के आपको गुण पता होने चाहिए। भौतिक गुण, भौतिक गुणों से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, डैम शोरूम है इस जगह पर कि आपको एक क्वेश्चन आराम से इस जगह से जो है देखने को मिलेगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपको आराम से इस जगह से देखने को मिलेगा। जैसे आपकी द्रव धातु बताओ, द्रव अधातु बताओ, पिघलने वाली धातुएं बताओ। जैसे अभी आपके इसमें देखा था आपने, जूनियर अकाउंटेंट में भी क्वेश्चन था कि द्रव धातु कौन सी है, तो मरकरी, और वो मिलान करने वाला क्वेश्चन था। तो आप आराम से पहचान सकते हैं कि मरकरी यानी कि पारा एक द्रव धातु है। ठीक है ना, वहीं ब्रोमीन जो है वो एक द्रव अधातु है। गैलियम, सीजियम ऐसी धातुएं हैं जो हथेली पर रखने पर पिघलने लगती हैं। तो ये एक सिंपल प्रॉपर्टी है और यहाँ से आपको उम्मीद है कि एक क्वेश्चन आराम से देखने को मिल सकता है। ठीक है, गुण और रासायनिक गुणों में भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे धातुएं एकल परमाणुक होती है, वहीं अधातुएं द्विपरमाणुक, एकल परमाणुक भी हो सकती हैं, द्विपरमाणुक होती हैं। तत्व परमाणुक फास्फोरस होता है, बहुपरमाणुक सल्फर होता है। ऐसे आपको नॉर्मली क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। वहीं आपको ऑक्साइड से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। धातु ऑक्साइड जहाँ क्षारीय प्रकृति के होते हैं, वहीं अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और उभयधर्मी ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों ही प्रकार की होती है। एक क्वेश्चन लगभग भर्ती परीक्षाओं के अंदर, ये जो एलडीसी के जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, आपको सब में एक एक क्वेश्चन जो है उभयधर्मी ऑक्साइड का देखने को आराम से मिल सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। आपको गुण याद रखने हैं, भौतिक गुण भी और रासायनिक गुण भी, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% यहाँ से जो है पूछा जाने वाला है। वहीं अगर अपने दूसरा बिंदु यहाँ से चर्चा करें मित्रों, तो आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कहाँ से, अयस्क से। अगर आप अयस्क भी अच्छे तरह से कवर करते हैं तो अयस्क में से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हेमेटाइट, लिमोनाइट, है ना, और मेलेकाइट वगैरह। इस तरीके से अयस्क पूछे जाते हैं। हेमेटाइट लोहे का अयस्क है, वहीं मेलाकाइट कॉपर का अयस्क है। ठीक है ना, वहीं सिडराइट लोहे का अयस्क है। तो इस तरीके से कुछ जुड़े हुए शब्द अपने को याद रखने हैं। सिनाबार जहाँ मरकरी का अयस्क है, गैलेना जहाँ शीशे का अयस्क है ना और वहीं बॉक्साइट जहाँ पर आप एल्यूमिनियम के अयस्क के रूप में चर्चा करते हैं, और डोलोमाइट जहाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के अयस्क के रूप में हम लोग पढ़ सकते हैं। चिली साल्ट पीटर सोडियम के अयस्क हम पढ़ सकते हैं। तो ऐसे करके कई सारे अयस्क हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अच्छे तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक पार्ट बन सकता है। वहीं अयस्कों के बाद अगर दूसरे बिंदु पर चर्चा करें तो हमारे पास प्रश्न आ सकता है मित्रों कहाँ से, धातु क्रम से। धातु क्रम का मतलब धातुओं का शुद्धिकरण, धातुओं की प्योरिटी कैसे की जाती है। धातुओं को शुद्ध करने के लिए भौतिक विधियां, आप भौतिक विधियों में बहुत सारी विधियों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे झाग प्लवन विधि भी आती है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि भी आती है। ठीक है ना, झाग प्लवन विधि बहुत फेमस विधि है सल्फाइड अयस्कों का संदरण करने हेतु। वहीं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि भी बहुत शानदार विधि है। वहीं चुंबकीय पृथक्करण विधि जो अनुचुंबकीय धातुएं जैसे कि लोहा हो गया, निकल हो गया आदि का पृथक्करण करने हेतु इस्तेमाल की जाती है। वहीं रासायनिक विधियों में आप भर्जन, निस्तापन, अपचयन, विद्युत अपगड़न आदि विधियों का जो है अध्ययन किया करते हैं। धातुक्रम में विधियां बहुत फेमस है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो मैं आपको कुछ विधियां बता देता हूं। जैसे भर्जन इम्पोर्टेंट है, निस्तापन आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है पार्ट बन सकता है ना, अपचयन आपके लिए बहुत उम्दा यहाँ पर रिएक्शन बन सकती है। वहीं आपके लिए विद्युत अपघटन अभिक्रिया भी बहुत अच्छी, विद्युत अपघटन जो स्टेप है वो भी धातुओं का शुद्धिकरण करने हेतु एक इम्पोर्टेंट स्टेप बन सकता है।
और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहीं से एक विधि और है जिसका नाम है झाग प्लवन विधि। यहाँ से भी आपके प्रश्न बनने की उम्मीदें बन जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पार्ट भी आपको अच्छे तरह से कवर करना है। ठीक है, अब धातुओं से बनने वाले प्रमुख यौगिक पढ़ लीजिए। अगर आप इस टॉपिक में अधातुओं की बात करते हैं तो अधातुओं में मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन पढ़ना पड़ेगा आपको। हाइड्रोजन के साथ साथ आपको यहाँ पर नाइट्रोजन का अध्ययन करना है, ऑक्सीजन का अध्ययन करना है, फास्फोरस का अध्ययन करना है और सल्फर का भी अध्ययन करना है। हालांकि इसमें कार्बन को भी पढ़ते हैं, लेकिन कार्बन अपने तीसरे यूनिट के रूप में यहाँ पर अपने देखेंगे तो कार्बन टॉपिक अपने वहाँ एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है ना, कार्बन भी शानदार लेवल का पढ़ना पड़ेगा अगर आप एलडीसी को क्रैक करना चाहते हैं तो। बाकी धातुओं में आपको इनके ऊपर व्यापक स्तर पर बात करनी होगी। वहीं मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाना चाहूँगा। आपको हेलोजन्स भी पढ़नी पड़ेंगी, अक्रिय गैस तत्व जो हैं इनके बारे में भी बात करनी होगी। हेलोजन 5 है जहाँ आप पढ़ते हैं, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेडीन। वहीं अगर आप चर्चा करते हैं अक्रिय गैसों की तो अक्रिय गैसें 6 होती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। पिछली बार आपको याद हो शायद कि अक्रिय गैसों में जिनोन से बहुत प्रश्न बने थे। ठीक है ना, एक क्वेश्चन, बहुत तो क्या, एक क्वेश्चन बना था और हर बार वो रिपीट होता हुआ आ रहा है। जैसे जिनोन के फ्लोराइड यौगिक हम पढ़ा करते हैं, जिनोन के ऑक्साइड यौगिक हम पढ़ा करते हैं, जिनोन के ऑक्सीफ्लोराइड यौगिक भी हम पढ़ा करते हैं। तो उनकी आकृतियाँ, उनकी संरचनाएं, उनमें पेयर इलेक्ट्रॉन, नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन आदि स्टेप हमारे सामने पूछे जा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा पार्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप किसी भी सिलेबस के अंदर अगर आप जाते हैं, किसी का भी सिलेबस परचेज करते हैं तो आपको ध्यान रखना है ये स्टेप अगर आपके सामने एनालिसिस हो रहे हैं तो इसका मतलब आपके लिए वो कोर्स जो है वो काफ़ी फायदेमंद सिद्ध हो रहा है। लेकिन अगर आपको ये पार्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब आपको सोचना पड़ेगा वहाँ कि क्या ये कोर्स आपके लिए फुलफिल हो रहा है। तो आपको थोड़ा गौर करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में एक उपयोगी कोर्स की पहचान करनी है और आपको देखना है कि सिलेबस में कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जहाँ आप उन बिंदुओं पर आपका जो टीचर है आपसे बात कर रहा है। ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ें भी धातुओं के अंदर पढ़नी पड़ेगी। वहीं अगर आप और आगे इसके अंदर बढ़ते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको उपधातुएं जो हैं उनके ऊपर भी अध्ययन करना पड़ेगा। उपधातुएं मेटलॉइड्स जिनको आप बोलते हैं, ठीक है ना, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलोनियम, ये 7 उपधातुएं हैं और सभी उपधातुओं के ऊपर आपको व्यापक स्तर पर अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब मेटल नॉन मेटल एक ऐसा टॉपिक है, कम से कम 10 घंटे चलने वाला टॉपिक है। अगर आपको कोई टीचर 10 से 12 घंटे का मैटर दे रहा है इसका मतलब ठीक है, लेकिन अगर वो मैटर बहुत कम टाइम का है तो इसका मतलब उसमें चिंता करने लायक बात है। अगर आपको 10, 12, 13 घंटे ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक एक जगह से आने वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला पार्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि जब आप यहाँ से पढ़ें तो आप अच्छे लेवल के ऊपर उसको अध्ययन करें। ठीक है, वहीं अगर अपने तीसरे पार्ट के ऊपर चर्चा करें दोस्तों तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात बनेगी कहाँ पर, कार्बन के ऊपर। तो आपने समझ लिया ना कि गुणों से भी प्रश्न आ सकता है, अयस्कों से नो डाउट एक आधा क्वेश्चन आता ही है और आपको इन विधियों से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मैं क्वेश्चन बताना भूल गया था यहाँ पर। वहीं अगर आप हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर की बात करें तो एक क्वेश्चन आपको इस जगह से भी देखने को मिलेगा निश्चित रूप से। तो 1, 2, 3 क्वेश्चन ये हो गए हेलोजन अक्रिय गैस रूप धातुओं से भी। अब जैसे जिनोन से क्वेश्चन हर बार पेपर में आ रहा है तो आप जिनोन वाले यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोज हैं लोगों के डाले हुए, जिनोन के ऊपर भी अगर आपको कहीं से भी एक अच्छा सा वीडियो मिलता है तो जिनोन जो 11th क्लास में जो कंपाउंड बनते हैं जिनोन के, वो वीडियो आप देखेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़े लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन जब बार बार पेपर में आ रहा है तो 2-3 बार वीडियो देख लो, क्योंकि आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जैसे तो मैंने बताया फ्लोराइड कंपाउंड बनते हैं, ऑक्साइड कंपाउंड भी बनते हैं, ऑक्सीफ्लोराइड भी, इसमें कंपाउंड्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो तीनों ही प्रकार के कंपाउंड आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। वहीं अब देख लिया होगा ना आपने कि 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन तो मैंने आपको बताए और एक क्वेश्चन यहाँ से किसी भी जगह से चुराया जा सकता है। जैसे कि एस कौन से संभावनाएं बन सकती है कि आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन यहाँ से, 5 वहाँ से, तो 10 क्वेश्चन का मैटर तो हमारे पास इस तरीके से तैयार हो सकता है। कार्बन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपके एलडीसी एग्जाम में, क्योंकि कार्बन वैसे तो लोग कहते हैं कि टफ है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये बहुत इजी टॉपिक है अगर आप इस टॉपिक को सीक्वेंस से पढ़ते हैं। कार्बन के अंदर आप कार्बन के अपर रूप पढ़ें, ठीक है। हाँ, अगर अपर रूप से प्रश्न आया तो ये क्वेश्चन तो देखो सबका सही होने वाला प्रश्न बनेगा। अगर अपर रूप एलोट्रॉप से क्वेश्चन बनता है तो नो डाउट कोई इसको गलत नहीं करने वाला, ठीक है ना, अगर यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। और हाँ, अभी जूनियर अकाउंटेंट को देखें तो अपर रूप
जो है वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रखा है, ठीक है ना। तो हो सकता है आपके भी एलडीसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले। वहीं दूसरा बिंदु अगर हम देखें तो हाइड्रोकार्बन की पूरी कहानी आपको याद रखनी है दोस्तों। हाइड्रोकार्बन की पूरी कहानी आपको याद रखनी है। हाइड्रोकार्बन की श्रेणियां आपको याद होनी चाहिए। एल्केन श्रेणी, ठीक है, एल्कीन श्रेणी CnH2n प्लस टू, CnH2n, CnH2n माइनस टू, एल्काइन, है ना। इस तरीके से सारे कंपाउंड्स आपको पता होने चाहिए। CnH2n प्लस टू, CnH2n, CnH2n माइनस टू। आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और इन सभी के कंप्लीट एग्जाम्पल्स आप अगर बेसिकली एग्जाम्पल्स आप पढ़ें तो बहुत अच्छी बात होगी। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप IUPAC नामकरण पद्धति को भी ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि LDC 2018 के जो पहला पेपर हुआ था, पहला फर्स्ट पेपर हुआ था LDC 2018 में 4 एग्जाम हुए थे, आपको पता होगा। तो जो पहला पेपर था उसमें IUPAC नामकरण से क्वेश्चन बना था, हालांकि उसके बाद में तो नहीं आया था, लेकिन 10th क्लास में अपने को IUPAC नामकरण के रूल्स एग्जाम्पल्स के साथ दिए हुए हैं। तो आप ज़रूर उस जगह को जो है एक बार नोटिस करेंगे और IUPAC नामकरण को पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से किसी भी जगह दूसरी जगह तलाश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं एक एक लाइन आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। हाइड्रोकार्बन कार्बन टॉपिक 1 नंबर हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप उसमें धैर्यपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज़ उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे तो देखो फिर वही बात है कि जूनियर अकाउंटेंट में जो बच्चे बोल रहे थे कि कहाँ थे इतने दिन, तो वो वाला क्वेश्चन फिर आप रिपीट करेंगे। तो मैं यही हूँ, अगर आप ऐप डाउनलोड करके मेरे साथ जुड़ते हैं तो नो डाउट आपको ये क्वेश्चन दोबारा पूछने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी कि आप कहाँ थे। अब देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन के अंदर। आप मान के चलो यहाँ से IUPAC नामकरण से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इनके यौगिकों के यूज से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पर लॉक कर रहा हूँ। वहीं अगर आप इसमें और आगे बढ़ते हैं, कार्बन के अंदर कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम 6 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ से मिल सकते हैं आप लोगों को। वहीं अगर अपने इसको और आगे बढ़ाएं तो मैं आपको बता दूं, हाइड्रोकार्बन के रासायनिक गुण आपसे पूछे जा सकते हैं, जहां आप साबुन बनाने के जो स्टेप्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। साबुन, अपमार्जक, 100% एक क्वेश्चन आपको साबुन और अपमार्जक से मिलेगा। 100% आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। साबुन क्या है? साबुन एक क्षारीय लवण है। साबुन सोडियम का स्टेरेटिक पामिटिक ओलिक लवण है, ठीक है। साबुन कार्बोक्सिलिक लवण भी होते हैं सोडियम के, ठीक। तो ये प्रश्न आपके पेपरों में बन सकते हैं एज इट इज, जैसे कि मैंने अभी बोला। अपमार्जक क्या होते हैं? अपमार्जक भी एक प्रकार के लवण होते हैं, लेकिन वो किसके लवण होते हैं? सोडियम के एल्किल सल्फेट लवण होते हैं, है ना। सोडियम के एल्किल बेंजीन सल्फोनेट लवण होते हैं। तो इस तरीके से भी आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको बेटर रहेगा। और ये अभी अपमार्जक का जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में प्रश्न बन भी रखा है ना। साबुन का विकल्प जो है वो हम किसको चुनते हैं? अपमार्जक को चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? क्योंकि वो कठोर जल के साथ आसानी से क्रिया कर सकते हैं। और तमाम बहुत छोटे छोटे बिंदु उसमें है। अभी मैं फास्ट बोल रहा हूँ, तो आप जब कोर्स के साथ जुड़ेंगे तो आपको आरामदायक स्थिति में हर एक लाइन क्लियरली आपको पता चलेगी। हालांकि अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जितना ज़्यादा लंबा होगा वीडियो तो फिर आप लोग इसमें असहज महसूस करेंगे स्वयं को। तो साबुन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा, अपमार्जक की एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा, और डैम श्योर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा अपने पास। वहीं अगर आप नेक्स्ट पार्ट की ओर चर्चा करते हैं दोस्तों, तो आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन से 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के आंकिक सूत्र से, उनके नामकरण से। हालांकि 2013 के LDC एग्जाम में एक सिंपल प्रश्न पूछा गया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन सी गैस रिलीज करते हैं जो हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है? तो वो क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्लोरीन गैस रिलीज करते हैं जो ओजोन मंडल को नुकसान पहुंचाता है। ओजोन के लाखों परमाणु अणुओं को नष्ट करने के लिए ओजोन के लाखों अणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन का एक अणु ही काफ़ी है। तो इस तरीके से हमारे 2013 के LDC में क्वेश्चन आया था। 2016 के LDC में प्रश्न पूछा था, फ्रियोन 012 का आंकिक सूत्र क्या है? CF2Cl2, है ना। और इस तरीके से तमाम जो है क्वेश्चन बन सकते हैं, आंकिक सूत्रों से प्रश्न आ सकते हैं हमारे हमारे सामने। अगर आप यूज पढ़ के जा रहे हैं तो मैं नहीं मानूंगा कि आप 100% श्योर हैं कि आपका बात बनेगी। लेकिन अगर आप हाँ CFC को क्लियरली पढ़ के जा रहे हैं, उसके आंकिक सूत्रों के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं, तो आपका ये क्वेश्चन 100% जो है श्योरली आपका सही हो जाएगा। वहीं हाइड्रोजनीकरण विधि के ऊपर भी आप व्यापक स्तर पर बात करें तो और भी आपके लिए जो है फायदा यहाँ पर हो सकता है। और वहीं छोटे छोटे पार्ट्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको CNG, LPG आदि, है ना, इनके ऊपर अगर आप चर्चा करते हैं तो ये भी एक फायदे का सौदा आपके लिए बन सकता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर आप बात करते हैं
सीएनजी में क्या है, एलपीजी में क्या है, क्योंकि मोस्टली ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। ठीक है ना। तो जहाँ आप देख पा रहे हैं कि मैंने फिर से 5 प्रश्नों को लॉक कर दिया और एक यहाँ से भी अगर मैं लॉक कर दूँ तो कम से कम मान के चलो 6 क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। और मैंने क्वेश्चन बोल के भी बताए हैं कि किस तरीके से प्रश्न आए हैं। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा ढंग से भी देखेंगे तो इस वीडियो से भी मुझे लगता है कि 5-7 क्वेश्चन हम आराम से इस वीडियो से ही इस वीडियो डिस्कशन में ही हम लोग 5-6 क्वेश्चन जो है प्राप्त कर लेंगे अपने मेजर एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों आपने देख लिया केमिस्ट्री में ये पार्ट्स हैं और ये तीनों टॉपिक्स भारी भरकम टॉपिक है, बहुत लेंथी मैटर है ये, और इसको कवर करने में हमें काफ़ी हद तक मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि देखने में टॉपिक 3 है, वास्तव में अगर इन टॉपिक्स की बात करें तो अधातुएं अकेली पढ़ने में ही कम से कम 6-7 घंटे का टाइम हमें चाहिए। ठीक है ना। और उपधातुएं वगैरह जो हैं इनको पढ़ने में भी हमें कम से कम 1 दिन का मैटर तो इसमें भी चाहिए। धातुओं को पढ़ने के लिए हमें फिर वही बात की 5-7 घंटे तो अपने को आराम से चाहिए, यानी कि कहने का मतलब 12-13 घंटे का आराम से ये टॉपिक 10वीं क्लास के कठिनाई स्तर के अकॉर्डिंग हमारे सामने बन सकता है। कार्बन एक बहुत शानदार टॉपिक है। कार्बन में आप जब आईयूपीएसी नामकरण पढ़ते हैं तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है ना, चक्रीय हाइड्रोकार्बन जिनको आप कहते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, साकित असाकित हाइड्रोकार्बन, अतिसाकित हाइड्रोकार्बन आदि हर चीज़ पर हमें बात करनी पड़ेगी। क्रियात्मक समूह जो है उनके ऊपर भी अपने को चर्चा करनी होती है। तो ये काफ़ी लेंथी टॉपिक हमारे सामने बन जाता है। ठीक है ना। वैसे मैं आपको बता दूं इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है हमारे लिए वो भी एक उम्दा भूमिका निभाते हैं। क्रियात्मक समूह आप देखते होंगे, अल्कोहल क्रियात्मक समूह है, कीटोन क्रियात्मक समूह है, एस्टर क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह है, ईथर एक क्रियात्मक समूह है आदि। ऐसे बहुत सारे क्रियात्मक समूह जो हैं हमारे 10th क्लास में ये क्रियात्मक समूह दे भी रखे हैं, तो जिनसे आप कुछ फॉर्मूले बनाने सीखेंगे और आपका वहाँ पर अच्छे तरीके से जो है मैटर अच्छा हो सकता है। वहीं अगर हम दूसरे बिंदु पर चर्चा करें तो आपने देखा कि हमारे फिजिक्स के अंदर भी 2 पार्ट उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। पहला पार्ट अगर हम बात करें, पहले पार्ट पर हम चर्चा करें दोस्तों तो लाइट टॉपिक आपके लिए है, प्रकाश टॉपिक आपके लिए है। प्रकाश में आपको परावर्तन बढ़िया लेवल पर पढ़ना है, परावर्तन के रूल्स पढ़ने हैं, परावर्तन के प्रकार पढ़ने हैं। और जब आप परावर्तन के रूल प्रकार आदि पढ़ते हैं तो बाद में आपको किसकी सहायता लेनी पड़ती है परावर्तन को विस्तृत लेवल में पढ़ने के लिए? दर्पण की। दर्पण में आप तीनों दर्पण पढ़ेंगे, समतल, अवतल, उत्तल, तमाम प्रकार के दर्पण आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है ना। और सभी दर्पणों के अंदर अच्छे तरीके से हम लोगों को मैटर जो है कवर करना है। ठीक है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। वहीं जब आप समतल दर्पण की बात करते हैं तो समतल दर्पण आभासी सीधा प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण आभासी और सीधा प्रतिबिंब जो है बनाने का काम करता है ना। अवतल दर्पण प्रतिबिंबों को बड़ा करता है, उत्तल दर्पण प्रतिबिंबों को छोटा करने का काम करता है और समतल प्रतिबिंब को बराबर रखने का काम करता है। ठीक है। और मल्टीपल इमेज, यानी कि अगर आप समतल दर्पण में मल्टीपल इमेज वाला पार्ट आप पढ़ते हैं तो आपको एक क्वेश्चन निश्चित रूप से यहाँ भी देखने को जो है मिल सकता है। एक परावर्तन के नियम और इसके अंदर जो एंगल वगैरह जो होते हैं वहां से भी आपको ये क्वेश्चन आराम से उपलब्ध हो जाएगा। और समतल अवतल दर्पण इनमें जो प्रतिबिंब बनने का प्रोसेस होता है, प्रतिबिंबों की स्थितियां है ना, वो भी हमारे ये क्वेश्चन कवर कर सकती है। ठीक है ना। तो ये भी पार्ट अपने को पढ़ना है दोस्तों, और अच्छे तरीके से पढ़ना है। अवतल उत्तल दर्पण के यूज भी पढ़ने हैं अपने को। ठीक है ना, कि किस जगह पर आप इनके उपयोग जो है दोनों के वो भी पढ़ते हैं। ठीक है। दंत चिकित्सक द्वारा दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने हैं तो अवतल दर्पण यूज होता है। ठीक है ना। तो वो चीज़ वाहनों के हेडलाइट्स में, सर्च लाइट में, ठीक है ना। और इस तरीके से जो भी आप यूज़ पढ़ते हैं तो उसमें अवतल दर्पण आपके काम आता है। या सोलर भट्टी में भी आपके अवतल दर्पण काम आता है। डेंटिस्ट वाला मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया वो भी है। और वाहनों में पश्च दृश्य देखने हैं तो साइड मिरर के रूप में, पार्श्व दर्पण के रूप में आप उत्तल दर्पण यूज करते हैं, तो वहां से भी उम्मीदें हैं कि एक आधा प्रश्न आपके लिए बन सकता है। फिर अगर आप इसको और आगे बढ़ाते हैं तो आपको दर्पण सूत्र, और दर्पण सूत्र के साथ साथ आपको यहाँ से कुछ आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो भी आपको उम्मीद है कि एक मिल सकता है, क्योंकि आपके 10th क्लास में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं। वहीं आप कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ते हैं तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो है उसमें आप अक्ष के अनुदिश को धनात्मक लेते हैं, किसको ऋणात्मक लेते हैं, वो भी आप लोग अध्ययन करते हैं, तो वो भी आपके लिए फायदा बन सकता है। वहीं अगर आप दूसरे बिंदु की बात करते हैं तो इसमें आपको अपवर्तन बढ़िया लेवल पर पढ़ना है।
अपवर्तन के अंदर अगर आप व्यापक स्तर पर पढ़ेंगे अपवर्तन को, तो इसमें आपको लेंस पढ़ना है। लेंस को अगर आप डीपली स्टडी करेंगे तो आपको उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनके ऊपर विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। ठीक है, और इनसे बनने वाले प्रतिबिंब आदि के ऊपर भी आपको जो है क्वेश्चन मेंटेन करना होगा। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। वहीं अगर आप और आगे अध्ययन करेंगे तो आपको लेंस सूत्र भी देखने को मिलेगा, और लेंस सूत्र के साथ साथ आपको यहाँ से भी आंकिक प्रश्न जो है वो भी हल करने हैं। वहाँ से भी एलडीसी एग्जाम के अकॉर्डिंग मूल रूप से वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की उम्मीदें बन जाती हैं दोस्तों। तो ये भी पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर आप और अध्ययन करेंगे इसको आगे, तो आपको यहाँ पर वर्ण विक्षेपण जो है, डैम श्योर है कि वर्ण विक्षेपण आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और वर्ण विक्षेपण में आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। जैसे कि आप विबग्योर पढ़ते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, है ना, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो सबसे ज़्यादा विक्षेप किसका होता है? बैंगनी प्रकाश का। सबसे कम विक्षेप किसका होता है? तो लाल प्रकाश का। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? लाल प्रकाश की। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? तो आप पढ़ते हैं बैंगनी प्रकाश की। मीडिएटर कलर कौन सा होता है? मध्यमान रंग कौन सा होता है? तो आप पीला रंग पढ़ते हैं। और इस तरीके से आप वर्ण विक्षेपण को पढ़ते हैं। और ये मध्यमान रंग पीला वाला लगभग एग्जाम में क्वेश्चन आपके एलडीसी के प्रीवियस ईयर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल ही सकता है। वहीं अगर अपने वर्ण विक्षेपण को और बढ़िया तरीके से कवर करें, सॉरी इसके आगे और बढ़े अपने वर्ण विक्षेपण के आगे, तो आपको प्रकीर्णन जो है इस पार्ट को भी पढ़ना है। प्रकीर्णन से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। अपवर्तन के अगर आप उदाहरण पढ़ते हैं तो वहाँ से भी उम्मीदें अच्छी खासी हैं। जैसे कि बर्तन के पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, रात्रि में तारों का टिमटिमाना, यह भी जूनियर अकाउंटेंट में क्वेश्चन बने हैं यहाँ से, है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से भी आपके जूनियर अकाउंटेंट में क्वेश्चन बना था, तो वो भी आपके लिए एक अच्छा पार्ट जो है बन सकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन तो मान के चल सकता हूँ मैं, यहाँ अपने लिए यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरणों से, कॉमन उदाहरणों से भी एक क्वेश्चन हमारे लिए बन सकता है। वहीं अगर आप आगे देखेंगे तो नेत्र की संरचना और कंप्लीटली दृष्टि दोष। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल्स आदि से भी प्रश्न बन सकता है। जैसे कि रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई देना, है ना, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु, है ना, इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष के बनने में तो आप अपवर्तन भी पढ़ते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी पढ़ते हैं, वर्ण विक्षेपण भी पढ़ते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके लिए वहाँ पर इम्पोर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं। तो देखो, मैंने मोटे मोटे तौर के ऊपर भी आपको कम से कम 6 क्वेश्चन का आइडिया दिया, और यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन आराम से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। वहीं इससे और आगे जब अपने अध्ययन करते हैं तो हमारे लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, वो है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में अगर आप पढ़ें सबसे पहले तो धारा का मात्रक, धारा वगैरह, इसके फॉर्मूले, न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे आप लोग पढ़ते हैं कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, 6.2 × 10⁻18। तो ये क्वेश्चन आपके एलडीसी के लगभग पेपरों में क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर आया ही है। तो ये भी इम्पोर्टेंट भूमिका निभा सकता है आपके इस जगह पर धारा। फिर आप प्रतिरोध पढ़ते हैं। प्रतिरोध के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ओम का नियम कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ से भी आपको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिलेगा। वहीं जब आप और आगे चलते हैं इसमें, तो प्रतिरोधों के संयोजन का प्रक्रम जो है वो भी आपको पढ़ने को मिलता है। प्रतिरोधों का संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, है ना, समांतर व श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको 100% जो है एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है ना। मात्रक जो है वहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। मात्रक वगैरह तो आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट होते ही हैं, उनको तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है ना, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है पार्ट बनेगा दोस्तों। और वहीं अगर अपने इसको और आगे एक्सप्लेन करें, ठीक है ना, समांतर क्रम संयोजन वगैरह, तो इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। समांतर क्रम संयोजन की विशेषता, है ना, समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, वोल्टेज समान होता है, धारा अलग अलग होती है। श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होता है, और धारा एक समान होती है। तो ये क्वेश्चन अभी जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में भी बना था। तो सेम इसी तरीके से आप इस पार्ट को भी बढ़िया तरीके से तैयार करें तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा ये भी।
फिर आप जब इसको और आगे बढ़ाते हैं तो आपके लिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और स्टड के प्रयोग, ठीक है ना, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो है ये भी एक मुख्य भूमिका निभाने वाला पार्ट है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। और इसमें ओरस्टेड का प्रैक्टिकल आपको 100% जो है कवर करना है, ठीक है ना, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वगैरह में। वहीं जब आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको चुम्बकीय फ्लक्स भी देखने को मिलेगा, और चुम्बकीय फ्लक्स भी आपके लिए मैं बता दूं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से भी उम्मीदें अच्छी बनती है। चुम्बकीय फ्लक्स का मात्रक आप पढ़ते हैं वेबर फाई के निशान से, जिसको हम शो करते हैं, लगभग एग्जाम में वो क्वेश्चन बना है ना, तो वो भी आप लोग यहाँ पर अच्छे तरह से कवर करें तो बढ़िया बात है। और फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको डायनमो पढ़ने हैं, जनित्र पढ़ने हैं, इसमें आप एसी भी पढ़ते हैं और आप इसमें डीसी भी पढ़ते हैं, और हर एग्जाम में एसी और डीसी से प्रश्न बना है। एसी में कौन सा जो घटक है नहीं है, डीसी में कौन सा नहीं है, या एसी में कौन सा है, डीसी में कौन सा है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इस तरीके का प्रश्न आता है। जैसे एसी के अंदर आप पढ़ते हैं, आपके लिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, ठीक है ना, सॉरी, एक फील्ड मैग्नेट होती है, यानी कि क्षेत्र चुंबक होती है, इसके अंदर आपकी कुंडली होती है, सर्पी वलय होते हैं, ब्रश होते हैं। वहीं आप डीसी जनरेटर की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको जो है फील्ड मैग्नेट देखने को मिलती है, और एक कुंडली देखने को मिलती है, अनेक फेरों वाली कुंडली देखने को मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर हो गया। देखो, जहाँ एसी पढ़ते हैं वहाँ पर आप स्लिप रिंग पढ़ते हैं, डीसी पढ़ते हैं आप वहाँ पर स्प्लिट रिंग पढ़ते हैं, और ब्रश दोनों में कॉमनली होते ही है। बाकी सब चीज़ें कॉमन है, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, एसी में स्लिप रिंग्स और डीसी में कम्यूटेटर। और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में, सॉरी एलडीसी के हर पेपर में, अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं एलडीसी के, सब में क्वेश्चन बना है। तो थोड़ा चेतना के साथ काम करने की जरूरत है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। और ये भी मैंने एक क्वेश्चन नोट कर दिया, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन तो हमने यहीं पर मेंटेन कर लिए कि इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो आपके क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले हैं। देखो, ये बुद्धि होनी चाहिए हर किसी टीचर में, अगर आपको वो पढ़ा रहा है तो उसको पता होना चाहिए यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, इस जगह से क्वेश्चन आएगा, एसी डीसी से क्वेश्चन आएगा, जैसे मैंने अभी बताया आपको 5 मिनट में, ठीक वैसे ही 4 लाइनें लिखेंगे और ये क्वेश्चन हमारा 100% श्योर हो जाएगा। फिर जब आप इसको और आगे बढ़ाते हैं, है ना, तो आपको विद्युत सेल जो है वो भी पढ़ना पड़ता है, और विद्युत सेल जो है उसमें से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, ठीक है ना। और फिर घरों में संयोजन की व्यवस्था किस तरीके से है, विद्युत का खर्च किस तरीके से होता है, विद्युत शक्ति क्या चीज़ है, तो इस तरीके से आप 2-4 न्यूमेरिकल पार्ट अगर और कवर करते हैं तो आपका एक आधा क्वेश्चन और मेंटेन हो ही जाता है, ठीक है ना। तो कुछ अंकीय प्रश्न जो हैं वो तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है उनको तो आपको कवर करना ही करना है। और इसमें जैसे विद्युत खर्च का प्रश्न आ जाता है, ठीक है, और जैसे विद्युत शक्ति का भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, और ये वाला पार्ट भी आपके लिए मुख्य भूमिका निभा सकता है दोस्तों। तो ये मैंने आपको बताया अभी। और अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसके ऊपर, बायोलॉजी के ऊपर। बायोलॉजी में अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले आनुवंशिकी। आनुवंशिकी के अंदर आपको कंप्लीटली अध्ययन करना पड़ेगा मेंडल का कंप्लीट आनुवंशिकी, मेंडल के नियम, तीनों नियम आपको पढ़ते हैं, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता के तीनों नियमों के प्रकार, ठीक है ना, पूर्ण प्रभावी, अपूर्ण प्रभावी, सह प्रभावी, ठीक है ना, सह प्रभावी। और मैं आपको बता दूं तीनों में से 100% आपको अपूर्ण प्रभाविता से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। वहीं जब आप दूसरा पढ़ते हैं तो विसंयोजन का नियम, वहीं जब आप तीसरा नियम पढ़ते हैं तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, अशॉर्टमेंट रूल। तो ये भी मुख्य प्रश्न बन सकता है। एक प्रश्न आपके शब्दावली से बनेगा, शब्दावली आपको पूरी पढ़नी है, ठीक है ना। जैसे आप जीन पढ़ते हैं, संजीन पढ़ते हैं, कैरियोटाइप पढ़ते हैं, लिंग सूत्र, अलिंग सूत्र, ठीक है, युगम विकल्पी, ठीक, समयुगम जी, विषम युगम जी, और संकरण, संकर, एकल संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, संकर पूर्व संकरण, परीक्षण संकरण, ठीक, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। तो डैम श्योर है आपके इस जगह से भी शब्दावली से भी क्वेश्चन बनता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया टेस्ट क्रॉस का क्वेश्चन बहुत बार हम लोग इसको इम्पोर्टेंट मान के कवर करते हैं, ठीक है। ये भी एक मुख्य भूमिका है इसके अंदर। और फिर आप जब इसको और आगे बढ़ाते हैं तो आपको मॉडर्न जेनेटिक्स पढ़नी है, आधुनिक आनुवंशिकी पढ़नी है। और आधुनिक आनुवंशिकी जब आप पढ़ते हैं दोस्तों तो आपको इसमें सबसे पहले जीन पढ़ना होता है, नंबर 2 पे आपको गुणसूत्र पढ़ना है,
नंबर 3 पे आपको इसमें न्यूक्लिक अम्ल पढ़ना है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल पढ़ना है, यानी कि डीएनए आरएनए जो है उसके ऊपर आपको अध्ययन करना है। फिर नंबर 4 पे अगर आप इसको और आगे बढ़ाते हैं तो आपको सेंट्रल डोगमा, ठीक है, सेंट्रल डोगमा यानी कि केंद्रीय सिद्धांत, जिसको क्रिक ने प्रतिपादित किया था। एलडीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बन रखा है, लेकिन वहां पर ये प्रश्न आया था मूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, क्रिक ने किया। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे सामने बना था, ठीक है ना। सेंट्रल डोगमा भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जब इसको आप और आगे बढ़ाते हैं तो आपको मिलेगा गुणसूत्रीय विपथन, क्रोमोसोमल एब्रेशन, ठीक है ना। गुणसूत्रीय विपथन जिसमें आप सिंड्रोम को पढ़ा करते हैं, पूरे के पूरे जितने भी सिंड्रोम्स होते हैं वो सारे सिंड्रोम्स आपको पढ़ने हैं। और नंबर 6 पे आपको पढ़ना है म्यूटेशनिज्म अर्थात उत्परिवर्तनवाद, ठीक है। तो ये हो गया जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है मैं आपको डैम श्योर बता दूं 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। गुणसूत्र से क्वेश्चन कहीं नहीं गया, ठीक। न्यूक्लिक अम्ल से आपका एक क्वेश्चन मिनिमम पूछा जाएगा। गुणसूत्रीय विपथन से आपको एक क्वेश्चन आराम से जो है देखने को मिलेगा। देखो 1 2 3 4 और एक शब्दावली से क्वेश्चन बना, 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। वोकैब अगर आपने पढ़ दी सारी 10-15 वोकैब है सारी पढ़ दी तो एक क्वेश्चन, पूरे को छोड़ दो अपूर्ण प्रभाविता पढ़ दो एक क्वेश्चन 100% है। गुणसूत्र से एक क्वेश्चन बनेगा। गुणसूत्र कम से कम 2 से 2.5 घंटे का टॉपिक है, तब जाके क्वेश्चन बनेगा। ऐसे नहीं मनुष्य में कितने गुणसूत्र है 46, तो आपका भी सही है और सैकड़ों विद्यार्थियों का सही है, जितने 100% का सही है वो किसी ने गलत नहीं किया। जब किसी क्वेश्चन को गहराई से पूछा जाता है और वो प्रश्न आप सही करते हैं तब आप उन विद्यार्थियों से कोसों आगे चले जाते हैं। तो हम वही काम करेंगे, विद्यार्थी किस तरीके से आगे जाए वही चीज अपने को कवर करनी है, ठीक है। अनुवंशिकी हो गया। वहीं जब आप दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं तो अनुवंशिकी के बाद में, है ना, फिर हमें पढ़ना है इकोलॉजी के ऊपर व्यापक स्तर पर अध्ययन करना है। पारिस्थितिकी के ऊपर पारिस्थितिकी के घटक पढ़ने हैं, पारिस्थितिकी के प्रकार पढ़ने हैं, घटकों के प्रकार पढ़ने हैं, जैविक अजैविक सब घटक अपने को पढ़ने हैं, ठीक है ना। खाद्य श्रृंखला अपने को पढ़नी है, खाद्य जाल अपने को पढ़ना है। खाद्य श्रृंखला के टाइप हो गए, खाद्य जाल हो गया, पिरामिड्स हो गए सारे के सारे। पिरामिड में आप लोगों को, मुझे कंप्लीटली उम्मीद है कि प्रश्न अच्छा खासा बनेगा। फिर आप और आगे चलते हैं तो आप विभिन्न प्रकार के जैव भू रासायनिक चक्कर पढ़ते हैं। चक्कर में जैसे कि आप पढ़ते हैं कार्बन चक्कर भी पढ़ना पड़ सकता है आपको, जल चक्कर भी इसमें आ जाएगा, फास्फोरस चक्कर भी इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। नाइट्रोजन चक्कर भी आपके इसमें आ जाएगा और सल्फर चक्कर भी आपके इसमें आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ नाइट्रोजन चक्कर से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण, ये स्टेप जो अभी जूनियर अकाउंटेंट ने पूछे थे सेम टू सेम स्टेप हमें कवर करने हैं, ठीक है। तो ये पार्ट भी अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ें तो हमारे लिए काफ़ी फायदा होगा। इकोलॉजी पार्ट को अगर हम तैयार करें तो इकोसिस्टम का सारा मटेरियल इसमें हमें अच्छे तरह से कवर करना है। वहीं जब आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको पैथोलॉजी कंप्लीटली पढ़ना है दोस्तों। पैथोलॉजी में आपको संक्रामक रोग भी क्लियरली पढ़ने हैं, और वहीं असंक्रामक रोग जो हैं वो भी हमारे लिए एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। संक्रामक रोगों में जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ सब, ठीक है ना। जीवाणु वाला पार्ट भी, जीवाणु के टाइप भी, है ना। जीवाणु दुनिया में कितने प्रकार के हैं, वायरस कितने प्रकार के होते हैं, वायरस के टाइप कैसे हैं, प्लांट वायरस, है ना, एनिमल वायरस, है ना, पादप विषाणु, जंतु विषाणु, बैक्टीरियोफेज वायरस, रेट्रो वायरस, इस तरीके से। बैक्टीरियोफेज बहुत पेपरों में आता है, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। जीवाणु, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, वो चीज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जीवाणु के अंदर जब आप आकारिकी पढ़ते हैं, संरचनात्मक आप वर्गीकरण जब पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं बैसिलस, कोकस, स्पाइरल, विब्रियो, है ना, इस तरीके से। तो वो भी पढ़ सकता है अपने। और जैसे भी पीछे हमारे सीईटी के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव, तो वो भी बैक्टीरिया के टाइप्स ही हैं, वो भी आपको पढ़ना है। असंक्रामक रोग जो है उनकी तो कोई लिस्ट बहुत लंबी है, जब आप इनको पढ़ते हैं तो आपको व्यापक स्तर पर अध्ययन करना होता है। प्रोटोजोआ जो संक्रामक रोगों में है वो भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हेलमिंथीज वाला जो है वो आपको पता ही है, ठीक है। असंक्रामक रोगों में आप कमी से होने वाले जितने भी रोग हैं, कुपोषण वाला इसमें आ जाता है, प्रदूषण वाला सब इसमें आ जाता है, ठीक है ना, प्रदूषण से होने वाला रोग, ठीक, तो उसको भी आप इसमें शामिल कर देते हैं। वायु प्रदूषण से जैसे कोई रोग हो रहा है तो आप उसको भी इसी जगह पर जो है शामिल करेंगे। तो पैथोलॉजी भी हमने मेंटेन कर दी है। वहीं आप और आगे बढ़ेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी, देखो बायोलॉजी की कोई वैसे बाउंड्री नहीं है कि कहाँ से
फैक्ट क्वेश्चन निकालें, बहुत पार्ट्स बन जाते हैं इनमें। बायोटेक्नोलॉजी के वोकैब भी बन जाती है, पूरी की पूरी शब्दावली आपके पास बन जाती है, और पूरी शब्दावली आपको याद करनी होती है। शब्दावली के बाद में आप स्टेम सेल पढ़ते हैं, परखनीय शिशु पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना। पादपों के अंदर जो है बायोटेक्नोलॉजी का क्या योगदान है, जंतुओं में बायोटेक्नोलॉजी का क्या योगदान है, बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर करना होता है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का भी पार्ट हो गया। वहीं 5 नंबर पर आप जंतुओं का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक जूलॉजी, इकोनॉमिक बॉटनी, जंतुओं का आर्थिक महत्व भी आपको कवर करना है, ठीक है। जंतुओं के आर्थिक महत्व में आपको एपीकल्चर जो है वो भी शानदार लेवल पर अध्ययन करना है। सेरीकल्चर जो है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिशरी भी है, यानी कि आप मत्स्य पालन पढ़ते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। फिशरी के बाद में अगर आप पोल्ट्री की बात करते हैं तो पोल्ट्री भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए बन जाती हैं, ठीक है ना। फिशरी, पोल्ट्री, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, ठीक। मुक्ता संवर्धन, जिसको आप क्या बोलते हैं, पर्ल कल्चर, पर्ल कल्चर जो है वो भी, पिंकटेडा वल्गारिस, मोती जैविक उत्पाद है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, मोलस्क संघ के जंतु से बना होता है, और मोलस्क संघ के जिन सीप से बनता है उन सीप में सबसे फेमस सीप है पिंकटेडा वल्गारिस। ये भी आपके एलडीसी एग्जाम में क्वेश्चन बन रखा है, तो इसको भी आप जो है कवर करेंगे तो आपके लिए बहुत लाभदायक बनेगा। हो सकता है यही प्रश्न रिपीट हो जाए, पिंकटेडा वल्गारिस क्या है, तो एक सीप है जिससे हम मोती का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों की तमाम प्रजातियां, मधुमक्खियों का पूरा वर्गीकरण आप पूरा पढ़ते हैं तो वो चीज़ आ जाती है। सेरीकल्चर में रेशम की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, विभिन्न प्रकार के रेशम के टाइप्स, रेशम जो है रेशम कीट का जीवन चक्र किस तरीके से, वो फिशरी में पूरी की पूरी मछलियाँ, है ना, किस तरीके से आप मछली पालन करते हैं, वो सारा पोल्ट्री में आप पढ़ते ही हैं, ठीक है। कौन सी देसी नस्लें हैं मुर्गियों की, कौन सी विदेशी नस्लें हैं, मांस उत्पादन के लिए मुर्गियों को पाला जाता है तो उनको क्या बोलते हैं, अंडे उत्पादन के लिए क्या बोला जाता है। तो इस तरीके से जैसे अंडे देने वाली मुर्गियों को लेयर्स बोलते हैं, और मांस पैदा करने वाली मुर्गियों को या मांस के उद्देश्य से जिन मुर्गियों को हम पालते हैं उनको ब्रॉयलर्स बोलते हैं। तो इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। देसी नस्ल की मुर्गियां बताइए, विदेशी मुर्गियां बताइए, वाइट लेग हॉर्न, प्लाई माउथ रॉक, रेड रोड आइलैंड रेड, ठीक है ना, न्यू हैम्पशायर। वहीं आप देसी पढ़ते हैं तो असील, चटगांव का, घाघस, बुसरा आदि, है ना, कड़कनाथ। इस तरीके से आप देसी नस्ल की बहुत सारी मुर्गियों का अध्ययन करते हैं, तो ये पार्ट भी आ गया, ठीक है। वहीं 6 नंबर पे अगर आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक बॉटनी, यानी कि पादपों का आर्थिक महत्व, तो इकोनॉमिक बॉटनी जो है ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए साबित हो सकता है। यहाँ पर हमें पूरी के पूरी अनाजों का अध्ययन करना है, पूरी की पूरी दालें पढ़नी हैं, तिलहन पढ़ने हैं, ठीक है। वहीं आप तिलहनी पादपों के बाद में अगर आप चर्चा करते हैं तो आपको रेशे प्रदान करने वाली फसलें, नकदी फसलें, वो भी अध्ययन करनी होती हैं, ठीक है। अनाज, दालें, तिलहन, रेशे, तेल वाली फसलें हो ही गई, है ना। फिर फल के बारे में कंप्लीटली स्टडी करना, फलों की खेती, है ना। और फिर वहीं अगर आप और पढ़ते हैं तो औषधीय महत्व के पादप, ठीक है। तो ले दे के बात ये है कि विस्तार है ये कंप्लीट, है ना, पूरा विस्तृत है, और पूरे विस्तृत मैटर को अपने विस्तार पूर्वक ही पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ से आपको दो दो तीन तीन क्वेश्चन, यहाँ से मान के चलो आपको 2 क्वेश्चन मिनिमम, वहीं अगर आप यहाँ देखेंगे तो फिर से 2 क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मैं बता दूं आपको, ठीक है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भूमिका है यहाँ पर। पैथोलॉजी से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आपका आराम से बन सकता है। बायोटेक्नोलॉजी में 1 से 2 क्वेश्चन या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, वहीं 2 क्वेश्चन आपको इकोलॉजी से भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से एक अच्छा खासा जो है हमारे पास ग्रुप बन सकता है। इकोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, है ना, इकोनॉमिक बॉटनी हो गया, इकोनॉमिक जूलॉजी हो गया, और वहीं आपके जेनेटिक्स हो गया। यही मुख्य रूप से आपके टॉपिक्स हैं। ब्लड ग्रुप हो गया, जैसे एक क्वेश्चन तो आपके ब्लड ग्रुप का भी बनता है, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप को तो अपने भूल ही नहीं सकते, क्योंकि शुरुआत अपने को वहीं से करनी होती है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप। और ब्लड ग्रुप से आजकल कोई बच्चा क्वेश्चन गलत करता ही नहीं है, सबका सही होता ही है वो। तो यहाँ तक अपने इन सभी बिंदुओं पर बात करनी होती है। और लास्ट में आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी। तो मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहूँगा कि इसको आप करंट बेस पर ज़्यादा पढ़ें, ठीक है। कुछ आप इसकी हिस्ट्री भी पढ़ दें,
हिस्ट्री में आप कुछ भारतीय प्रमुख वैज्ञानिकों का योगदान, ठीक है ना? वैज्ञानिक और उनका योगदान कि हमारे भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में कौन-कौन से वैज्ञानिकों का योगदान है? भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कौन से वैज्ञानिकों का योगदान है? रक्षा प्रौद्योगिकी में कौन से वैज्ञानिकों का योगदान है? ठीक है ना? कौन-कौन से अंतरिक्ष यान जो हैं, है ना? अंतरिक्ष में कौन-कौन से सैटेलाइट हम लोगों ने सेटल किए हैं, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका जो है बन जाती है, ठीक है? हाल ही में करंट से भी रिलेटेड और हिस्ट्री से रिलेटेड भी। इसमें आपको हिस्ट्री से रिलेटेड भी आपको कुछ पढ़ने हैं और इसमें करंट से रिलेटेड आपको कुछ पढ़ने हैं। जैसे आदित्य L1 आपने अभी देखा, है ना? सूर्य की परिक्रमा करने वाला एक सैटेलाइट हमने लॉन्च किया भारत ने। वहीं अगर आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में कौन-कौन से उपग्रह हम लोग अब तक लॉन्च कर चुके हैं, कौन-कौन से उपग्रह अपना-अपना काम कर रहे हैं, कब-कब हुआ, हमारे देश में जो इसरो है उसका क्या सिस्टम है, कैसे काम करता है, कौन-कौन से उपग्रह अब तक लॉन्च हो चुके हैं, कौन-सी सीरीज़ बन चुकी है वहाँ पर, आदि-आदि बिंदुओं पर हमें पढ़ना है। तो ये वैसे तो अपने आप में एक विषय है, लेकिन चुनिंदा बातों को अगर आप कवर करते हैं तो उम्मीद है यहाँ से भी बात हमारे लिए काफ़ी सकारात्मक दृष्टिकोण से बन सकती है। तो मैं इसको आपको इस एलडीसी में हम लोग मिलकर इस पार्ट को जो है ज़रूर कवर करेंगे। अब देखो आपके 50 क्वेश्चन का मैंने आपको बताया कि कैसे-कैसे प्रश्न बनेंगे। अब साइंस वाले पार्ट में अगर इस वीडियो को भी पूरा देखते हैं तो मैं आराम से डैम श्योर हूँ कि 5 से 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन भी मिनिमम आपको इस वीडियो के अंदर जो हमने इसका सिलेबस एनालिसिस किया इसी में आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे। क्योंकि मैंने हर एक पहलू को छू-छू कर जो है आपको बताया है और पूरा सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों। तो अगर इस सिलेबस के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो आज ही सोडा क्लासेस ऐप जो है वो डाउनलोड करें और हमारे ऑनलाइन कोर्स के साथ जो है आप जुड़ें ताकि आप अच्छे तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।